नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। द वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। अमेरिका में एक अजीब बात हुई। बर्नी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक जैसी बात कह रहे हैं, यानी सरकार और विपक्ष के एक ही सुर। सैंडर्स बोले कि सरकार को एआई कंपनियों में 50% हिस्सेदारी लेनी चाहिए ताकि जनता को फायदा मिले। ट्रंप भी यही कह रहे हैं। तो जब अमेरिका के दो धुर विरोधी नेता एक ही बात कहें तो रुकना चाहिए। क्यों? आइए समझते हैं। पहले एआई की असली तस्वीर देखते हैं। ओपन एआई को 2026 में $25 बिलियन की कमाई हुई, घाटा $14 बिलियन का, यानी $25 बिलियन कमाओ और $39 बिलियन खर्च करो। 2029 तक इस कंपनी का कुल संचित घाटा $44 बिलियन के आसपास होगा। प्रॉफिटेबल यानी मुनाफे में आने का रास्ता अभी तक साफ नहीं है। एक और बात यह है कि एआई को मुनाफे में लाने के लिए अगले 4 साल में पूरी दुनिया में $2 ट्रिलियन का नया रेवेन्यू चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि पूरी दुनिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने 2025 में $719 बिलियन की कमाई की थी, यानी एआई को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए पूरी दुनिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कारोबार से 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, और वो भी सिर्फ 4 साल में। एआई की दुनिया का हाल क्या है आपको पता है? मोर्गन स्टैनले का सर्वे बता रहा है कि S&P 500 में केवल 21% कंपनियां ऐसा कह सकती हैं कि एआई से उन्हें ठोस फायदा हुआ है। 80% एआई प्रोजेक्ट बिजनेस वैल्यू नहीं देते, यानी कारोबारी कमाई नहीं लेके आते। इधर ओहियो में एआई कंपनीज ने के डेटा सेंटर्स के लिए निजी जमीन की मांग बढ़ रही है। कंपनियां कोशिश में हैं कि जमीन पहले मिले, पैसा बाद में देंगे। ओहियो के किसान इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कंपनियां जो खरबों की वैल्यूएशन चाहती हैं, किसान की जमीन का बिल भी नहीं चुकाना चाहती। अब आइए सरकार के हिस्से पर। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने खुद प्रस्ताव दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारी कंपनी में हिस्सेदारी ले ले। एक सीईओ खुद अपनी वेल्थ कम करने की बात क्यों करेगा? खुद सरकार को अपने ऊपर नजर रखने देने के लिए तैयार क्यों होगा, जब तक उसे पता ना हो कि आगे सरकार से मदद की जरूरत होगी? मदद क्या, इसे बेल आउट कहिए। भारत के लिए सबका क्या मतलब है? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब एआई टूल्स के एजेंट हैं। तो अगर एआई का बबल फूटा तो सबसे पहले वो नहीं डूबेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी है, बल्कि सबसे पहला झटका उसे लगेगा जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और भारत उस कैटेगरी में है। एआई का बबल फटेगा या नहीं ये अलग सवाल है, लेकिन जब सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा लगाए और वो भी किसी ऐसी इंडस्ट्री में जो भी घाटे में है, तो वो बेल आउट की तैयारी में है, इन्वेस्टमेंट की नहीं। तो एआई की राजनीतिक सुर्खियों पर निगाह रखिए, सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। 2 जून को माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि वो मैजोराना 2 क्वांटम चिप लेकर आ रही है। ये क्यूबिट्स वाली चिप है जो क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये पहले की चिप से करीब 1000 गुना ज्यादा भरोसेमंद है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि 2029 तक वे ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बना लेगी जिनका कारोबारी इस्तेमाल हो सकेगा। अब जरा रुकिए, इस खबर को करीब से समझिए। दुनिया के फिजिसिस्ट जो क्वांटम कंप्यूटिंग को दशकों से समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग काम ही नहीं करती। माइक्रोसॉफ्ट के पास इस तकनीक का एक इतिहास है। 2018 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था टोपोलॉजिकल क्यूबिट के बारे में। बाद में इसे वापस ले लिया गया। 2021 में फिर ऐसा हुआ, और अब मैजोराना 2 आया है। साइंटिफिक अमेरिकन ने लिखा कि भौतिकीविदों को समझाने लायक तकनीक अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो फिर सच क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि उसने बड़ी खोज कर ली है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि साबित करो। दोनों के बीच एक बड़ी खाई है। लेकिन अगर मान लें कि माइक्रोसॉफ्ट सच में सही है, मैजोराना 2 का क्वांटम प्रोसेसिंग चिप काम करता है और 2029 तक कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, तो क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर इस वक्त दुनिया की हर इंक्रिप्शन को, चाहे वो RSA हो, AES हो, SSL हो, सबको तोड़ सकता है। आपका व्हाट्सएप, आपका बैंक अकाउंट, इंडिया का UPI, DRDO का क्लासिफाइड नेटवर्क, सब कुछ। समझना जरूरी है कि आज इंटरनेट की सिक्योरिटी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर टिकी है, जिसे पुराना कंप्यूटर हल नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर वो पहली सेकंडों में खोल देगा। 2029 में अगर ऐसा कोई कंप्यूटर बन गया तो जिसके पास ये होगा वो बाकी सबकी इंक्रिप्शन तोड़ सकता है। अमेरिका, चीन और रूस तीनों इसी दौड़ में हैं। इंडिया के पास भी एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्राम है, लेकिन वो डिफेंस रिसर्च में चल रहा है, बेहद धीमा है। तो मैजोराना 2 चमत्कार है या धोखा, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन दुनिया क्वांटम वार की तरफ बढ़ रही है, और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो सबको अंधेरे में रखेगा। 16 जून को एक खबर आई, छोटी सी, लेकिन जो समझते हैं उनके लिए बेहद बड़ी। डी शॉ एंड कंपनी, दुनिया का सबसे गोपनीय, सबसे तेज क्वांट हेज फंड, इसने घोषणा की कि वो अपने लिथिक फंड को जुलाई से नए इन्वेस्टर्स के लिए बंद कर देगा। लिथिक फंड का साइज है $5 बिलियन से ज्यादा। ये क्यों बड़ी खबर है, आइए समझते हैं। हेज फंड आमतौर पर 2 वजह से बंद होते हैं। एक तो परफॉर्मेंस खराब हो, पैसा वापस जा रहा हो, और दूसरा है कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि नया पैसा लेने से रिटर्न कम हो जाएंगे।
डी शॉ का लिथिक फंड दूसरी श्रेणी में आता है। ये फंड नए इन्वेस्टर्स से को निवेश के लिए मना कर रहा है, यानी ये फंड इतना कमा रहा है कि इसे पैसा नहीं चाहिए। डी शॉ कौन है? 1998 में डेविड शॉ ने इसे बनाया था। डेविड शॉ को वॉल स्ट्रीट के सबसे जबरदस्त गणितीय निवेशकों में माना जाता है। इस फंड ने 2008 के संकट में भी प्रॉफिट कमाया, 2020 में भी मुनाफा दिया और 2022 में भी। यानी जब जब बाजार डूब रहे थे, डी शॉ ऊपर था। और ये कोई लक नहीं है, ये डेटा, मॉडल्स और सिग्नल्स का कमाल है। आप पूछना चाहेंगे कि डी शॉ का लिथिक फंड कहाँ निवेश करता है? कोई नहीं जानता। डी शॉ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जो ताजा फैसला आया है फंड में निवेश रोकने का, इससे कुछ इशारे जरूर मिल रहे हैं। पहला इशारा है कि येन का कैरी ट्रेड खत्म हो रहा है। जापान ने ब्याज दर बढ़ाई है, इसलिए सस्ता पैसा वापस होगा। दूसरा, तेल का खेल बदल रहा है। जंग खत्म हुई है, तो अब किसे नुकसान होगा और किसे फायदा, ये क्वांट फंड बेहतर ढंग से जानते हैं। और तीसरा, एआई बबल में चुनौतियां बढ़ रही हैं। शायद डी शॉ उस तरफ भी देख रहा है। स्मार्ट मनी का एक नियम है, जब ये चुप होती है और नए इन्वेस्टर्स को मना करती है, तो समझिए कि बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है। 2007 में कुछ हेज फंड्स ने मॉर्गेज आधारित सिक्योरिटीज को शॉर्ट किया था। उस वक्त किसी ने नहीं सुना। फिर 2008 आया, लीमन डूब गया। डी शॉ भी शायद अभी ऐसी ही किसी पोजीशन पर है। कोई नहीं जानता कि वो क्या है, लेकिन शायद फंड जानता है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ग्लोबल क्वांट फंड इंडिया के फ्यूचर्स, ऑप्शन और विदेशी निवेश को प्रभावित करते हैं। डी शॉ जैसा फंड जब अपना रुख बदलता है तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है। रुपए पर असर होगा, सेंसेक्स पर असर होगा, बॉन्ड यील्ड्स पर असर होगा। डी शॉ का $5 बिलियन का दरवाजा बंद हुआ, दुनिया ने नोटिस नहीं किया। लेकिन जब स्मार्ट मनी छुपती है तो तूफान आने वाला होता है। सतर्क रहिए। अमेरिका और ईरान के बीच शांति संधि हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शांति समझौता है, ईरान ने कहा है कि ऐतिहासिक डील है। बाजारों ने जश्न मनाया, दुनिया के शेयर बाजार उछले, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन बाजार अब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये दरअसल कोई शांति समझौता है या 60 दिन के युद्ध विराम का एमओयू है, क्योंकि जब इस समझौते के, इस एमओयू के ब्यौरे सामने आए तो असमंजस शुरू हो गया। पहला विवाद, ईरान ने कहा कि जैसे ही ये शांति समझौता होगा, वैसे ही उसे 12 से $24 बिलियन के फंड वापस मिल जाएंगे जो सैंक्शंस के तहत रोके गए थे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल तेहरान को ये फंड रिलीज होने की खबर चाहिए थी अपने लोगों को दिखाने के लिए, और ट्रंप को एक खबर छुपानी थी अमेरिका को दिखाने के लिए। दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं एक ही डील पर। दूसरा विवाद, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल पर अभी प्रतिबंध में कोई रियायत नहीं है। तेहरान ने कहा कि वो दुनिया की मुख्यधारा में आ रहा है, प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं। यानी दोनों देश एक समझौते से अलग अलग मतलब निकालते हैं। और जिस वजह से जंग शुरू हुई थी, ईरान की नाभिकीय हथियार या उत्पादन क्षमताएं, वो मुद्दा भी बातचीत में है ही नहीं। यानी जो बुनियादी सवाल था वो अभी तक अनसुलझा है। इसलिए बाजार को यह समझने की कोशिश करनी पड़ रही है कि डील नहीं है, एक अंतराल है। तीसरा और सबसे बड़ा विवाद, इजराइल। अमेरिका ईरान डील में इजराइल शामिल नहीं था, हिजबुल्लाह शामिल नहीं था। इस संधि से घंटों पहले इजराइल ने बेरूत पर बम फोड़े थे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम लेबनान नहीं छोड़ेंगे। तेल की गिरती कीमत पर रिझने वाले ध्यान दें। संधि पर किसी को भरोसा नहीं है। अगर शांति आई भी तो होर्मुज का ट्रैफिक आसानी से सामान्य नहीं होगा। पानी में माइंस तैर रही हैं, बीमा कंपनियां डरी हुई हैं और वार रिस्क प्रीमियम अभी भी ऊंचाई पर हैं। यानी होर्मुज बंद करना आसान था, खोलना मुश्किल है। ध्यान दीजिए कि इजराइल अगर लेबनान में आगे बढ़ा और ईरान ने होर्मुज फिर बंद किया तो 60 दिनों में सीज फायर टूट जाएगा और तेल वापस $100 पर होगा। जंग खत्म होने पर दांव न लगाइए, बस मौका है, मुनाफा काट लीजिए, आगे का पता नहीं।